दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास चरित्रहीन, जिसे लिखा है अमर बांग्ला साहित्यकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने। दोस्तों अब तक मैं इस उपन्यास के 36 कड़ियों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए इस उपन्यास के 37वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। सतीश के एकांतवास की व्यवस्था यद्यपि आज भी वैसी ही है, लेकिन उसकी उस वैराग्य साधना की धारा इस बीच ठीक मार्ग से हटकर कितनी दूर चली गई है, यह बात जिस किसी ने 2 महीने पूर्व देखी है उसी की दृष्टि में पड़ जाएगी। जो मनुष्य अपनी इच्छा से निर्वासन का दंड ग्रहण कर इस स्वजन शून्य स्थान में अकेले रहने के लिए आया है, उसका एकाएक वेशभूषा के प्रति अनुराग बढ़ जाने का कारण क्या है और किस लिए है। पक्षियों के गाने के बदले में उसकी अपनी गाने की पुस्तकें फिर पेटी के अंदर से निकल पड़ी हैं, और सारंगी, सितार, बांसुरी आदि बाजे क्यों अपने अपने अनादृत स्थानों को छोड़कर फिर पुराने मित्रों की भांति मेज के ऊपर आ जमा हुए हैं, और उसके मुख की वह मलिन छाया भी किस प्रकार सहसा तिरोहित हो गई है, यह सब सोचने की बातें हैं। वास्तव में 2-3 महीने पूर्व के सतीश और इस समय के सतीश में इतना अंतर हो गया है कि एकाएक उसको पहचानना भी कठिन हो गया है। यद्यपि इस इतने बड़े अद्भुत परिवर्तन का कारण खोलकर न बताने से भी संभवतः काम चल सकता, लेकिन केवल भय यही हो रहा था कि कहीं संथाल परगने की असाधारण आबो हवा अच्छी समझकर कितने ही नासमझ लोग उस ओर दौड़ न पड़े। इसलिए इतना ही बता देना आवश्यक है कि यद्यपि किसी ओर से विवाह का प्रस्ताव अभी तक स्पष्ट रूप से उठाया नहीं गया है, फिर भी आत्मीय स्वजनों के निकट सतीश और सरोजनी के मन की बात सुस्पष्ट हो जाने में कुछ भी शेष नहीं था। सरोजनी की मां जगत तारिणी का आग्रह ही इस विषय में सबसे प्रबल है। यह एक बात 1 वर्ष पूर्व कलकत्ता में ही ज्ञात हो गई थी, लेकिन आग्रह व्याकुलता से अधिक रहने के कारण ही संभवतः केवल जगत तारिणी के मन में ही इस संशय की एक छाया पड़ी थी कि उसकी शिक्षाभिमानी कन्या पुराने समाज और संस्कारों को अच्छा न समझकर सतीश को ग्रहण करने को प्रस्तुत होगी या नहीं। अभी थोड़े दिन हुए वह अपने नैहर शांतिपुर गई है। जाते समय वह इस बात का संकेत कर गई है कि वहां से लौटते ही वह यह बात पक्की कर देगी। सवेरे सतीश बेले पर नया तार चढ़ा रहा था। उसी समय बिहारी के साथ एक भले आदमी आ गए। ज्योतिष के घर के मुनीम थे। जगत तारिणी के साथ वह शांतिपुर गए थे, फिर उनके साथ ही लौट आए हैं। मुनीम ने नमस्कार करके कहा, माँ जी ने आज आपको निमंत्रण भेजा है, वहीं भोजन करना पड़ेगा। खबर सुनकर सतीश की छाती मानो उछल उठी। उसने कहा, वह कब लौटी? मुनीम ने कहा, आज 3 दिन हुए। प्राय 6-7 दिनों से सतीश उस ओर नहीं गया था। अपने संबंध की बात अत्यंत स्पष्ट हो जाने के बाद से ज्योतिष बाबू के घर जब तब जाने में उसे लज्जा जान पड़ती थी। उसने कहा, अच्छा आप माँ जी से कह दीजिएगा, मैं 10-11 बजे के अंदर ही आ जाऊंगा। जैसी आज्ञा कहकर वह आदमी नमस्कार करके चला गया। सतीश को निमंत्रण भेजकर भी जगत तारिणी भोजन का कोई प्रयास न करके ही निश्चिंत थी, क्योंकि उनकी धारणा थी कि सतीश संध्या के पहले न आएगा। अब मुनीम के मुंह से यह समाचार सुनकर वह घबरा गई और रुष्ट भी हो उठी। आज एकादशी थी, उनको अपने लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं थी, और जो विधवा ब्राह्मणी उनके घर रसोई पकाती थी वह भी 2 दिन से शांतिपुर में ही मलेरिया ज्वर से बीमार पड़ गई थी। बहुत ही झुंझला कर उन्होंने मुनीम से कहा, तुम इस वक्त के लिए निमंत्रण क्यों दे आए? तुमको क्या तनिक भी बुद्धि नहीं है? मुनीम ने डरते डरते कहा, मैंने तो कही नहीं, उन्होंने ही स्वयं ही इस वक्त आने की बात कही थी। जगत तारिणी ने तब क्रोध करके कहा, तो तुम ही जाओ, देखो मछली कहाँ मिलती है, जाकर जल्दी खरीद लाओ। आज सवेरे ही जिसलिए उनका मन बिगड़ गया था उसका कारण था। सतीश के पास निमंत्रण भेजने के बाद ही उनको खबर मिली कि कल रात को सहसा शशांक मोहन फिर आ पहुंचे हैं। इस आदमी को उसके अंग्रेजी चाल ढाल के कारण वे किसी दिन अच्छी दृष्टि से नहीं देखती थी, और विशेष रूप से जब से उन्होंने सुना है कि वह सरोजनी से विवाह करना चाहता है, तभी से वह मनुष्य
उसकी दोनों आंखों का सूल सा बन गया था। 20 दिन पूर्व जब वह किसी काम के बहाने कलकत्ता से यहाँ आया था, तब जगत तारिणी ने उससे एक प्रकार स्पष्ट रूप से कह दिया था कि उसकी कन्या के साथ उनका विवाह होना असंभव है। फिर भी यह निर्लज्ज बिना सूचना दिए ही पुनः आ गया है। सुनकर उनका चित्त संशय से कंटकित हो उठा था। इसके अतिरिक्त यह खबर उनको पहले मिल गई होती तो वह संभवतः सतीश को निमंत्रण ही नहीं भेजती। इसलिए यह खबर ठीक समय पर उनको नहीं दी गई। इसके लिए ज्योतिष से लेकर घर के नौकर तक पर बिगड़ उठी थी। सरोजनी बाहर बैठक खाने से निकलकर किसी प्रकार मां की दृष्टि से बचकर ऊपर चली जा रही थी। शशांक मोहन के आने की खबर वह अभी नहीं जानती थी, लेकिन जगत तारिणी ने उसका सिर से पैर तक क्षण भर निरीक्षण किया और क्रोध के स्वर से कहा, घूमना हो गया ना? अब जूता मुजा तो थोड़ी देर के लिए खोल दो बेटी। सतीश आज यहाँ खाएगा। मैं स्वयं रसोई न पकाऊंगी तो वह तुम्हारे इस कब्रिस्तान के घर में पानी तक भी न स्पर्श करेगा। घंघरे टंगरे को उतार कर मेरे रसोई घर में आ जाओ। बूढ़ी माँ की जरा सहायता करने से तुम्हारे ईसा मसीह रुष्ट न होंगे। बेटी आओ। माँ क्रोध में आने पर किस प्रकार आग की मूर्ति सी बन जाती है और सच झूठ को लांग कर जो मुंह से निकलता है बोल जाती थी, वह किसी से छिपी नहीं थी। सरोजनी ने कुंठित होकर कहा, अभी आती हूँ माँ। लेकिन माँ का क्रोध इससे भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, आकर ही तुम मुझे निहाल कर दोगी बेटी। 17-18 साल की उम्र हो गई, आज तक थोड़ा सा भात पकाना भी नहीं सीखा। मैं भी गरीबों के घर की लड़की नहीं थी बेटी, लेकिन उसी उम्र से गृहस्थी चलाती आ रही हूँ। जिस घर में धर्म कर्म नहीं है, उस घर में लड़के लड़कियों को पैदा करना ही व्यर्थ है। इस कठोर मंतव्य को कड़े स्वर से व्यक्त करके जगत तारिणी मुंह झुकाकर स्वयं ही रसोई घर में चली गई। उनके अपने लड़के लड़की एवं घर के आचार व्यवहार पर इस मर्मांतक आक्रोश का भी कारण था, जो उनके पूर्व इतिहास को जाने बिना समझ पाना मुश्किल है। उनके स्वर्गवासी पति परेश नाथ ने वकालत में अगाध अर्थ उपार्जन के बाद भी जब ढलती उम्र में और अधिक उपार्जन के ख्याल से बैरिस्टर बनना चाहा तो रोध होकर उपवास करके सिर पटक कर किसी भी प्रकार वह उनको अपने निश्चय से नहीं डिगा पाई। उसकी एक नहीं सुनी पारसनाथ ने, और 12 वर्ष के ज्योतिष व 6 वर्ष की सरोजनी को उनके साथ देश में छोड़कर वह विलायत चले गए। शुरू में कुछ दिन तो जगत तारिणी बिल्कुल ही बेहाल हो गई थी, लेकिन बाद में इसे अपना भाग्य मानकर नायाब गुमस्ते की मदद से कामकाज देखने लगी थी। हाँ, पति की तरफ से दिल सदा के लिए टूट गया था। थोड़े दिनों बाद बैरिस्टर बनकर वापस आने पर परेशनाथ धनोपार्जन करने लगे। कलकत्ता में नए विशाल बंगला बनवाकर नए ढंग से उसे सजाना शुरू कर दिया। बैरे बावर्ची रख लिए, पर जगत तारिणी बिल्कुल तटस्थ बनी रही, पति के किसी काम में योगदान नहीं किया। इस प्रकार पति पत्नी के बीच की खाई दिन पर दिन बढ़ती गई। बातचीत तो बंद ही थी, एक दूसरे की खबर लेना भी करीब करीब बंद हो गया। एक दिन ज्योतिष ने आकर कहा, माँ, बाबा मुझे विलायत भेजना चाहते हैं। यह आशंका उन्हें पहले से ही थी। कठोर होकर पूछा, कब? ज्योतिष ने कहा, शायद 2 महीनों में। अच्छा, कहकर उन्होंने मुंह फेर लिया और काम के बहाने वहां से चली गईं। ज्योतिष के जाने के दिन वह कमरा बंद करके बैठी रही। हार कर ज्योतिष रुद्ध द्वार के बाहर से ही माँ को प्रणाम करके चला गया। परेशनाथ सरोजनी को साथ लेकर बंबई तक छोड़ने गए। वापस आए तो पता चला कि जगत तारिणी शांतिपुर अपने मायके चली गई थी। उनके इस तरह अचानक जाने का कारण पूछने पर मालूम पड़ा कि उनके पीछे उनके चचिया ससुर गोविंद बाबू मिलने आए थे, लेकिन इस घर में पानी भी नहीं पिया। वापस बुलाने के लिए आदमी भेजा, लेकिन वह नहीं आई। परेशनाथ ने सरोजनी को बोर्डिंग में भर्ती कर दिया और स्वयं प्रैक्टिस प्राय छोड़कर अकेले घर में राग रंग में डूब गए। पिता के रहते हुए जगत तारिणी को पति के अधःपतन का समस्त विवरण मिलता रहा, परंतु न तो वह आई और न ही उसे रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया। जिस पति ने उन्हें अपने रिश्तेदारों से बाहर खड़ा कर दिया था, उस पति पर उनके आक्रोश की कोई सीमा नहीं थी। इसी तरह 5 वर्ष निकल गए। ज्योतिष वापस आ गए, माँ को लेने गए, परंतु वह अटल रही, घर नहीं लौटी। रोक कर बोली, सब कुछ तो सुन लिया तूने बेटा, अब जिससे तुम लोग सुखी हो वही करो।
लेकिन मुझे उस नरक में मत घसीटो, वह सब मुझसे नहीं सहा जाएगा। ज्योतिष ने कहा, हम लोग अलग मकान लेकर रहेंगे माँ, तुम्हारे ऊपर उस घर की छाया तक नहीं पड़ेगी। मैं जो भी कमाऊंगा इसी से गुजारा कर लेंगे, तुम चलो तो सही। बड़ी मुश्किल से वह तैयार हुई। एक सप्ताह में ही घर ठीक करके वापस आकर ले जाने की बात कहकर ज्योतिष चला गया, परंतु इतनी देर की आवश्यकता ही नहीं हुई। 5 दिन बाद ही वह लौट आया। उसके नंगे पांव और नंगे बदन पर मात्र एक साल देखकर जगत रानी फुक्का फाड़कर रो दी। ज्योतिष के कलकत्ता लौटने के तीसरे दिन ही अचानक हृदय गति बंद हो जाने से परेशनाथ दुनिया से चले गए थे। दारुण अभिमान से एक दिन जिस घर को जगत रानी छोड़कर चली गई थी, 5 वर्ष बाद उसी घर में रोते रोते लौट आई। लड़की को हॉस्टल से घर ले आई। उसको देखकर भय से विस्मय से स्तब्ध रह गई। ज्योतिष को आड़ में बुलाकर बोली, बहन की शादी कैसे करेगा अब तू? माँ के मन की बात समझकर ज्योतिष बोला, माँ तुम चिंता मत करो, उससे कहीं बड़ी लड़कियों का ब्याह भी होता है। विस्मय से आंखें फैल गई जगत तारिणी की। बोली, चिंता कैसे न करूं, तेरे बाप जो कर गए हैं वह तो लौटेगा नहीं, लेकिन जब तक मैं हूं लड़की किसी ईसाई मुसलमान के हाथ में तो नहीं दे सकती, फिर चाहे उसका ब्याह हो या न हो। तेरे लिए तो कोई चिंता नहीं है, प्रायश्चित करने से हो जाएगा। उसका विधान मैं काका से पूछकर आई हूं, पर 1000 प्रायश्चित करने पर भी लड़की की उम्र तो नहीं घटाई जा सकती। उसका क्या उपाय होगा? ज्योतिष ने कहा, तुम्हें उम्र घटानी नहीं पड़ेगी माँ, हाँ थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। मैं अच्छा ब्राह्मण लड़का ढूंढ दूंगा, मुसलमान ईसाई की नौबत नहीं आएगी। गुस्से से जगत तारिणी ने कहा, तू अभी और सब्र करने को कह रहा है ज्योतिष? ज्योतिष ने जवाब दिया, दोष मेरा तो है नहीं माँ, जो सब्र करने को कहना अपराध है। दोष तो तुम्हारा और बाबा का है, मैं तो विदेश में था। यह बात तो जगत तारिणी भी समझती थी, लेकिन अच्छा ब्राह्मण लड़का कहाँ कैसे मिलेगा सोच नहीं पा रही थी। बोली, जो ठीक समझ बेटा, पर मैं बीच में नहीं पड़ूंगी किसी भी बात में, या पहले ही कहे देती हूँ। इतना कहकर भाराक्रांत हृदय वहां से उठकर चली गई। प्रायश्चित करके ज्योतिष ने पिता का श्राद्ध किया। इसके कुछ दिन बाद ही विलायत से लौटा एक बंगाली साहब पात्र रूप में मिला। बैरिस्ट्री पास करके 2 साल पहले ही देश लौटा था। शशांक मोहन का रंग तो नेटिव था, पर मिजाज ब्रिटिश था। बंगला वह शुद्ध बोलते थे और अंग्रेजी गलत। कुछ ही दिनों में उनके नियमित आने जाने से सरोजनी के प्रति उनके मन का भाव स्पष्ट हो उठा। पर्दे के पीछे से भावी जमाता को देखकर जगत तारिणी गुस्से से जल उठी और उनका वह गुस्सा उतरा सरोजनी पर। उसको बुलाकर कहा, तू बेहया की तरह उनके सामने क्यों निकलती है? लज्जा से संकुचित होकर सरोजनी चुप खड़ी रही। आंखों से आग बरसाती हुई जगत रानी वहां से चली गई। इसके बाद शशांक मोहन कितनी ही बार आए, लेकिन जिसके लिए आते थे वह दिखाई ही नहीं देती। माँ की बात याद करके सरोजनी भीतर ही रहती, सामने नहीं पड़ती। ज्योतिष ने यह बात लक्ष्य करके एक दिन पूछा, सरो आजकल तू इस तरह अलग थलग क्यों रहती है? सिर नीचा करके सरोजनी ने अस्फुट स्वर में कहा, माँ, और कुछ नहीं कहना पड़ा। सब कुछ समझकर ज्योतिष चुपचाप चले गए। इस घर में वह एक अक्षर ही काफी था किसी बात को समझने के लिए। प्राय 2 माह बाद एक दिन सुबह उस लड़के का प्रस्ताव ज्योतिष ने माँ के समक्ष रखा तो सदा की तरह डांट खाकर चुप हो गए। लड़के को चुप देकर माँ ने जरा नरम पड़कर कहा था, अच्छा तुम लोग भी तो विलायत गए थे, लेकिन वैसे हो गए हो क्या? धीरे से ज्योतिष ने कहा, सब एक जैसे नहीं होते माँ, कोई कोई थोड़ा बहुत बदल भी जाता है, पर इतनी सी बात के लिए ऐसा लड़का हाथ से निकल जाने देना ठीक नहीं है। शशांक बैरिस्टर बनकर आया है, इतने से दिनों में प्रैक्टिस भी जमा ली है। मुझे तो नहीं लगता माँ कि उससे शादी करके सरोजनी किसी बुरे आदमी के पल्ले पड़ेगी। चाल चलन में जो थोड़ा सा अंतर आ गया है उसे अगर नज़रअंदाज कर दें तो मेरे ख्याल से भविष्य में सब कुछ अच्छा ही होगा। जगत तारिणी ने कहा, मैं कहती हूँ ज्योतिष कभी अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा जो विदेश जाकर विदेशी बन जाए उसका तो मैं कैसे भी विश्वास नहीं कर सकती। यह कौन सी बात हुई, जो जहां गया वहीं का हो गया? ना ज्योतिष ना, उसे तू विदा कर दे बेटा। वह आदमी नहीं बंदर है,
बंदर के हाथ में लड़की किसी भी तरह नहीं दूंगी। किसी के भी संबंध में अपना मत प्रकट करने में जगत रानी को जरा भी विलंब नहीं लगता था और उसमें किसी प्रकार का संशय या दुविधा भी नहीं होती थी। और फिर जिस अपराध के लिए उन्होंने अपने पति तक को त्याग दिया था, वह अपराध वह किसी भी प्रलोभन से क्षमा नहीं कर सकती। यह समझकर ज्योतिष आगे बिना कुछ कहे चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद आकर बोले, माँ एक बात सोचने की है। क्या? जगत रानी ने पूछा। ज्योतिष ने कहा, सरोजनी को तुम लोगों ने जो शिक्षा दी है उसमें उसकी असहमति से कुछ नहीं किया जा सकेगा। ऐसा करना सबसे बुरा काम होगा। बचपन से ही उसका भार तुम लोगों ने न लेकर विदेशी मेमों पर छोड़ दिया। उस वातावरण में पलकर उसके मन का झुकाव किस ओर होगा, यह समझना मुश्किल नहीं है। जगत रानी चुप रही। बात की सत्यता को मन ही मन अस्वीकार नहीं कर पाई, पर साथ ही प्रगट में स्वीकार करना भी संभव नहीं था। कुछ देर मौन रहकर बोली, तो ठीक है ज्योति, तुम सभी अगर साहब और मेम बनना चाहते हो तो बनो, पर उससे पहले मुझे काशी भेज दो। जब मैं अब तक इतना सहन कर पाई हूं तो यह भी कर लूंगी। ज्योतिष ने जल्दी से झुककर माँ की चरण धूल लेकर सिर से लगाते हुए मुस्कुराकर कहा, फिर तो मुझे भी काशी चलकर रहना पड़ेगा। तुम्हें छोड़कर मैं और कहीं नहीं रह सकता। यह तो देश लौटने पर ही तय हो गया था माँ। नजरें उठाकर देखा जगत रानी ने। अंतर की अग्नि पर पानी पड़ गया। स्नेहसिक्त स्वर में बोली, नहीं बेटा, तो हम लोगों का काशी वाला मकान खाली करने को लिख दो। यहाँ रहकर अपनी इच्छा हर बात में थोप कर तुम लोगों को कष्ट दूं, यह उचित भी नहीं है और इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। हंसकर ज्योतिष ने कहा, ठीक है माँ, चलो सब काशी चलकर रहेंगे। कलकत्ते के मकान में माँ बेटे के बीच हुए उक्त कथोपकथन के कुछ दिन बाद ही सतीश उपेंद्र के यहाँ आया था। जगत रानी ने भी सतीश को देखा था। बदन पर मोटा जनेऊ था, पूजा पाठ भी करता था, मुसलमान की छुई पाव रोटी और बिस्कुट नहीं खाता था, श्रीमान था, निष्ठावान था, पिता की अगाध संपत्ति का वारिस था। मुग्ध हो गई थी जगत तारणी। इसके बाद जब क्रमशः इस बात का आभास मिला कि उसके विलायत जाकर डिग्री न लेने पर भी, यहाँ तक कि इतने कुसंस्कार होते हुए भी लड़की के मन में इसके प्रति आकर्षण का भाव है, तब से इनकी सशंकित दृष्टि बदल गई थी और इतने दिनों की पूंजीभूत वेदना को भी जैसे सहज हो जाने का रास्ता मिल गया था। और फिर सतीश ने उन्हें माँ कहकर बुलाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन इसके बाद बहुत दिनों तक सतीश दिखाई नहीं दिया था। उसके न आने का हर दिन उन्होंने यद्यपि उद्वेग व चिंता में काटा था, किंतु आगे बढ़कर स्वयं कोई खोज खबर लेने का प्रयास भी नहीं किया था। सबसे बड़ा डर तो उन्हें इस बात का था कि कहीं प्रयत्न करने पर कोई बुरी खबर सुनने को न मिले। वह जानती थी कि उनकी अपनी कन्या के मतामत के ऊपर ही विवाह निर्भर नहीं था। सतीश के वृद्ध पिता भी जीवित थे, क्या जाने वह क्या कहें। और फिर यही कैसे निश्चय से कहा जा सकता था कि सतीश विलायत गए लोगों के घर रिश्ता करने को तैयार हो जाएगा। इसी सशंका में वह दिन काट रही थी। परंतु उस दिन जब बैद्यनाथ के घर आकर सतीश को बैठे बात करते देखा तो आनंद से आंखों में आंसू आ गए। उनको देखते ही सतीश ने उठकर पांव छू लिए थे। उसके कलकत्ता से भागकर अज्ञातवास करने से लेकर सरोजनी के उसे ढूंढ निकालने तक की सारी बात ज्योतिष ने मां को बताई। संकट में पड़ने पर कन्या की रक्षा करने के लिए सतीश के सिर पर हाथ फेर कर असंख्य आशीर्वाद दिए उन्होंने, और साथ ही अंग्रेजी सीखकर अंग्रेजों की नकल करने के लिए भला बुरा कहकर बोली, बेटा सतीश, मुझे विश्वास है कि ये लोग तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे, पर वहां तुम्हें केवल अकेले जंगल में रहने की जरूरत क्या है? तुम तो घर के लड़के हो। जब तक हम लोग यहाँ हैं यहीं क्यों नहीं आ जाते? हंसकर सतीश ने कहा, मैं ठीक हूं माँ, मुझे वहां कोई कष्ट नहीं है। जगत तारणी बोली, कष्ट की बात नहीं है बेटा, अकेले रहने में झंझट बहुत है। इस घर में कितने कमरे खाली पड़े हैं, तुम यहीं आ जाओ। हवा पानी तो जैसा वहां है वैसा ही यहाँ भी है। सरोजनी बोली, फिर तो उनकी जात चली जाएगी माँ। अंदर की बात जानती थी जगत तारणी। लड़की पर चिढ़कर बोली, तेरी बहुत जबान चलने लगी है सरो। क्यों, हम लोग कौन हैं जो हमारे यहाँ रहने से लोगों की जात चली जाएगी? बेटा सतीश, तुम उसकी बात पर मत जाओ।
और अगर ऐसा ही है तो उपेन अपनी बहू के साथ हमारे घर इतने दिन कैसे रह गया? उसकी जात तो नहीं गई? तो उसे डरा मत बेकार को। मुंह फेर कर सरोजनी हंसने लगी। सतीश बोला, नहीं माँ, जात क्यों जाएगी? मैं प्राय रोज ही आता हूं यहाँ, रात का खाना भी हर बार यहीं खाता हूं। सुनकर जगत्तारिणी का चित्त पुलकित हो उठा। बोली, ऐसे ही आते रहा करो बेटा। अब जब तक मैं यहाँ हूं मेरे पास ही खाना पड़ेगा तुम्हें। और वह खाने की व्यवस्था करने चली गई। उनके जाने के बाद सरोजनी ने कहा, आपने तो मुझे गाना सिखाने का वायदा किया था। मैं तो हर रोज ही आता हूँ, क्यों नहीं सीखती? सतीश ने कहा, आपके आते ही आपका गाना सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उस समय कैसे सीखा जा सकता है भला? सतीश हंस कर बोला, तो नो एडमिशन का बोर्ड देकर दरबान को फाटक पर क्यों नहीं बैठा देती? उससे तो अच्छा जो माँ ने कहा है वही करिए ना। उस जंगल में न पड़े रहकर यहाँ आ जाइए। जंगल में रहने का प्रयोजन और किसी से भले ही कहा जा सकता था, पर सरोजनी से नहीं। अतः सतीश ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप रह गया। सरोजनी ने फिर कहा, अच्छा, भैया कह रहे थे वह 5-6 दिन बाद कलकत्ता चले जाएंगे, तब उनकी अनुपस्थिति में हमारी देखभाल कौन करेगा? कितने दिन के लिए जा रहे हैं? सतीश ने पूछा। कम से कम 7-8 दिन तो लग ही जाएंगे, फिर तो वही व्यवस्था कर जाएंगे। और इसमें डर की क्या बात है? आप लोग तो हमारे हिंदू घर की लड़कियों की तरह असूर्य पस्या नहीं है कि घर में किसी पुरुष के न होने से मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप लोग तो उल्टे कितने पुरुषों के। सरोजनी का मुंह लाल हो गया। बीच में ही बोली, क्या करती हैं हम लोग, बताइए? पुरुषों के कान काट लेती हूँ? हम हिंदू घर की लड़कियां नहीं हैं? अप्रतिभ होकर जल्दी से बात संभालने के लिए सतीश ने जैसे ही सिर उठाया, सामने के दरवाजे से ज्योतिष के साथ शशांक मोहन को अंदर आते देखा। कमरे में कदम रखते ही हाथ बढ़ाकर जल्दी से आगे आकर शशांक मोहन ने सरोजनी से हाथ मिलाया और कुशल क्षेम पूछी, और फिर अपने इस तरह अचानक चले आने की कैफियत देने लगे कि किस तरह कलकत्ते में एकदम उनका मन उचाट हो गया और वह बिना कुछ भी तय किए स्टेशन आकर देवघर का टिकट लेकर ट्रेन में बैठ गए। कोई 10-1 मिनट बाद सतीश को उठकर जाते देख अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए शशांक मोहन ने सरोजनी से पूछा, लगता है इनको पहले कहीं देखा है ना? सरोजनी का चेहरा चमक उठा। संक्षेप में बोली, कह नहीं सकती कहाँ देखा है। कुछ देर बाद जब अंदर से जगत्तारिणी ने सतीश को नाश्ते पानी पर बुलवाया तो पता चला कि वह किसी से कुछ कहे बिना चला गया था। इसके बाद 3 दिन तक सतीश दिखाई नहीं दिया तो भीतर ही भीतर जगत्तारिणी क्रुद्ध हुआ उद्विग्न हो उठी। लड़के को बुलाकर कठोरता से पूछा, यह आदमी कितने दिन और रहेगा ज्योतिष? मैं कहती हूँ कि तुम उसे साफ कह दो कि उसके यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ की आज्ञा का ज्योतिष ने कैसे पालन किया यह तो पता नहीं, लेकिन जाने से पहले शशांक मोहन को इस बारे में कोई शंका नहीं रही कि जिसके लिए वह आते हैं उसके मिलने की कोई आशा नहीं है और सतीश ही वह भाग्यवान पात्र है। मुंह उतर गया उनका, लेकिन आघात को भद्रता से सहन किया उन्होंने और जाते समय सरोजनी से मिलने का प्रयास भी नहीं किया। ट्रेन में बैठकर विदा लेने के पहले अचानक कुछ याद करके ज्योतिष से पूछा, सतीश बाबू कहीं डॉक्टरी पढ़ रहे थे, वो पूरी हो गई? सिर हिलाकर ज्योतिष ने कहा, शायद नहीं, होम्योपैथी स्कूल में कुछ दिन पढ़े थे बस। ओह, होम्योपैथिक स्कूल में? कहकर बात का रुख पलट दिया शशांक मोहन। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास चरित्रहीन के 37वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांजलि के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहें कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।